नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों, ये 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे और इनको भाग 1 भाग 2 करके 2-3 वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हवा यानी वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है। तो दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति है, तो दोस्तों हवा में ध्वनि की गति है 331 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो हवा में ध्वनि की जो गति होती है तो दोस्तों कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 210 केल्विन। तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे चालक है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है पारा, पानी, चमड़ा, बेंजीन। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो क्या है दोस्तों? पारा है। क्या है दोस्तों? पारा है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक है। तो दोस्तों प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश एक क्या है? तो दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो दोस्तों एक वस्तु अधिकतम भार देती है। दोस्तों ऑप्शन है वायु, पानी, हाइड्रोजन या निर्वात में। तो दोस्तों एक वस्तु अधिकतम भार देती है निर्वात में। किसमें दोस्तों? निर्वात में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। तो दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मीमीटर, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हीटर में तार किस धातु के बना होता है? तो दोस्तों एक हीटर में तार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, एंगस्ट्रॉम, तांबा या लोहा। तो दोस्तों एक हीटर में जो धातु के तार बने होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके दोस्तों? नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन्स एडम्स। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों रदरफोर्ड, जे थॉमसन और चैडविक एडरसन। तो दोस्तों पोजिट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? तो दोस्तों ये एडरसन। कौन दोस्तों? एडरसन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन है रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊष्मा या ऊर्जा। तो दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये रेडियोधर्मिता की, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर
या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर। क्या दोस्तों? हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। तो दोस्तों यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड। तो दोस्तों यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये है आपका वाट है। क्या है दोस्तों? वाट है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है आपका कार्य की इकाई है। तो दोस्तों कार्य की इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डायन। तो दोस्तों कार्य की यूनिट क्या है? ये जूल है। क्या है? जूल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 9.8 यूनिट। कितना दोस्तों? 9.8 न्यूटन, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ़ारेनहाइट मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो दोस्तों क्या? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग, फ़ारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। दोस्तों 15 के लिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन है 97 फ़ारेनहाइट, 97.5 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट। और दोस्तों फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या होता है? तो ऐसे होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रेरकत्व का मात्रक है। तो दोस्तों प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, हेनरी या ओम। तो दोस्तों प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। क्या दोस्तों? हेनरी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों ये चैडविक ने की। कौन दोस्तों? चैडविक ने की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो दोस्तों क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। कौन दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो दोस्तों तैरने का सिद्धांत कौन दिया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कमेंट कीजिए, तैरने का सिद्धांत कौन दिया था? तो दोस्तों आर्किमिडीज ने दिया था, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि के किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है दोस्तों आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो दोस्तों थोराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। किसके दोस्तों? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? थोराइड ग्रंथि अत्यधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? ऑप्शन है दोस्तों जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस। तो दोस्तों रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये कवक के द्वारा, किसके द्वारा? फंगी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रक्त है एक। तो दोस्तों ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक। अगला ऑप्शन है दोस्तों उपकला उत्तक, ऊपर से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो ब्लड होता है ये क्या है? तो ये संयोजी उत्तक है। क्या है दोस्तों? संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस
कहा जाता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका के किस हिस्सों को पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है सेल वॉल, नौविक, माइक्रोकॉन्ड्रिया या पूरा सेल। तो दोस्तों जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है जिगर, त्वचा, फेफड़ा या गुर्दा। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए को जिगर में संचित किया जाता है। कहाँ दोस्तों? जिगर में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया? तो दोस्तों विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया? ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, वासेल और हैक्सले। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया? तो दोस्तों ये डार्विन है। कौन है दोस्तों? डार्विन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? ऑप्शन है कार्बन, कोस्टाटान, नाइक्रोम या जर्मेनियम। तो दोस्तों बताइए उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी है? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये है जर्मेनियम। क्या है दोस्तों? जर्मेनियम में क्या होते हैं? उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.64 किलो, 1.36 kg, 1.46 kg, 1.63 kg। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 1.46 kg। कितना दोस्तों? 1.46 kg, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? ऑप्शन है बैगनी प्रकाश, हरी प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो दोस्तों ये बैगनी रखता है। कौन दोस्तों? बैगनी रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है पायरोमीटर, एक्स्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, अमोनोमीटर। तो दोस्तों सौर विकिरण जो होता है पायरोमीटर से नापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी न्यूनतम प्रतिरोधकता होती है? दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन में अधिकतम पूछा था और इस वाले क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा है। ऑप्शन है दोस्तों सिलिकॉन, चांदी, नाइक्रोम या क्या है दोस्तों? इबोनोनाइट। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किसकी न्यूनतम प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों न्यूनतम प्रतिरोधकता चांदी की होती है। किसकी दोस्तों? सिल्वर की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन है पोटेशियम मीटर, अमीटर और अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। तो दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला क्या है? तो दोस्तों यह है वोल्ट मीटर। क्या है दोस्तों? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एम्पीमीटर, जूल, वोल्ट या कूलाम। तो दोस्तों विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कूलाम का किया जाता है। किसका दोस्तों? कूलाम का किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए क्या है दोस्तों? विभवांतर को मापने के लिए इकाई है। ऑप्शन है वाट, क्या है दोस्तों? वाट, ओम, वोल्ट या किलोवाट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर विभवांतर को मापने के लिए ये इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये वोल्ट है। क्या है दोस्तों? वोल्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, आधा या 1/4।
तो दोस्तों जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसकी प्रतिरोधक कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोलॉजी और जीवाणुकी, साइकोलॉजी, ये या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, शर्करा की, सुक्रोज की या कार्बन की। तो दोस्तों पादप कोशिका जो है ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों? सेल्यूलोज की पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अफीम के किस भाग में फर्मीन प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अफीम के किस भाग से फर्मीन प्राप्त होता है? ऑप्शन है पत्ते, तना, छाल या फल आवरण। तो अफीम के किस भाग से होता है दोस्तों? तो ये फर्मीन किससे प्राप्त होता है? तो फल आवरण से। किससे दोस्तों? फल आवरण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? तो दोस्तों किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसालों में किया जाता है? ऑप्शन है दालचीनी, लौंग, नीम या ताड़ वृक्ष। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है दालचीनी का। किसका दोस्तों? दालचीनी का। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषण तत्व का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो दोस्तों सेल्यूलोज जो है क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पोषक तत्व का उदाहरण है। किसका दोस्तों? सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस, पैरोकायर्स। अगला ऑप्शन है टेक्रोना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो दोस्तों ये है यूकेलिप्टस। क्या है दोस्तों? यूकेलिप्टस। और दोस्तों यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइट, हेलोफाइट, सप्रोफाइट या हेलोफाइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं हेलियोफाइट को क्या कहते हैं? सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, मादा अंडे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका क्या है दोस्तों? क्या है? तंत्रिका कोशिका है। क्या दोस्तों? तंत्रिका कोशिका है। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव यानी पुरुष में सबसे छोटी कोशिका है। तो दोस्तों मानव में सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, शुक्राणु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो दोस्तों यह है शुक्राणु। क्या है दोस्तों? शुक्राणु। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो दोस्तों गुब्बारे में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ये हीलियम भरी जाती है। कौन दोस्तों? हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ओशियम, लिथियम, गैलीनियम या पारा। तो दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे
हल्का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये लिथियम है। कौन है दोस्तों? लिथियम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है टीकाकरण के जनक हैं। तो दोस्तों टीकाकरण के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टीकाकरण का जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है एडवर्ड जेनर को। किसको दोस्तों? एडवर्ड जेनर को टीकाकरण के जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्म क्या है दोस्तों? थर्म किसकी यूनिट है? यानी थर्म किसकी इकाई है? ऑप्शन है शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की या दूरी की। तो दोस्तों थर्म जो होता है ये ऊष्मा की यूनिट है। किसकी दोस्तों? ऊष्मा की यूनिट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को अपने शेयर कर दें। दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिशत में किया जाता है। किस में दोस्तों? प्रतिशत में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, दूरी की, प्रकाश की चाल की या प्रकाश की तीव्रता की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? तो दोस्तों ये है दूरी की। किसकी दोस्तों? दूरी की यानी डिस्टेंस की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हर्ट्ज किसकी यूनिट है? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, तरंग किरण, तरंगों की तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये है तरंगों की आवृत्ति। किसकी दोस्तों? तरंगों की आवृत्ति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ऑप्शन है डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है दोस्तों? डेसिबल है। यानी ध्वनि प्रदूषण की क्या है? डेसिबल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? ऑप्शन है क्षेत्रफल, दबाव, बल या वेग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो दोस्तों ये किसके समान है? तो ये बल के यानी फोर्स के समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये है, निम्न में क्या आवेग के बराबर है? तो दोस्तों निम्न में क्या आवेग के बराबर है? संवेग परिवर्तन, बल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या त्वरण में परिवर्तन। तो दोस्तों निम्न में आवेग के बराबर है संवेग में परिवर्तन। क्या दोस्तों? संवेग में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा किसकी इकाई द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है केल्विन, जूल, कैलोरी या सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है कैलोरी में। किसकी दोस्तों? कैलोरी में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है टेस्ला किसकी यूनिट है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टेस्ला किसकी यूनिट है? ऑप्शन है प्रेरण, वेग, क्षेत्र या प्रवाह। तो दोस्तों टेस्ला किसकी है? तो दोस्तों ये प्रेरण की है। किसका दोस्तों? प्रेरण, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है डेसिबल, डायोप्टर, डिग्री या मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 के लिए लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों ये है डायोप्टर। क्या दोस्तों? डायोप्टर से लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई क्या है? केल्विन, सेकेंड, मीटर या मोल। तो दोस्तों कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, पदार्थ की मात्रा में इकाई एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों ये मोल है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन है 26%,
और 36%, 46%, 60%। तो दोस्तों यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत जो होता है ये 46% होता है। कितना दोस्तों? 46% होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मार्स गैस के रूप में भी जाने जाने वाला गैस है। तो दोस्तों मार्स गैस के रूप में भी जाने जाने वाला गैस कौन है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तों ये मीथेन को जाना जाता है। किसको दोस्तों? मीथेन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव गैस का मुख्य घटक है। तो दोस्तों गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बताइए, 61 का कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोग को इस प्रश्न का 61 का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग कमेंट कीजिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है दोस्तों? मीथेन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी इस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मार्स गैस, मस्टर्ड गैस, पायरीन या पैरोल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है पायरीन के रूप में। किसको दोस्तों? पायरीन के रूप में, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस क्या है? ऑप्शन है मेथाइल आइसोसाइनेट, अगला है ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पापोलॉजी, एंथ्रोनॉमी, ऑरियोलॉजी और फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एग्रोनॉमी, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली। तो दोस्तों किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो दोस्तों एक केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ऑप्शन है मिनीमाटा रोग, ब्लैक फुट रोग, इटाई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है इटाई से। किससे दोस्तों? इटाई से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बल्ब में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत जो बल्ब होता है, बिजली वाला जो बल्ब होता है, इनमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन और क्या है दोस्तों? आर्गन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बल्ब में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस दोस्तों? आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का आप लोग कमेंट कीजिए, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? ऑप्शन है मेथिलीन, ऑप्शन है इथाइलीन, एसीटोन या मीथेन। तो दोस्तों निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो दोस्तों एथाइलीन का। किसका किया जाता है दोस्तों? एथाइलीन का किया जाता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है रॉक सॉल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग कमेंट कीजिए, रॉक सॉल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है। ऑप्शन है जिप्सम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों रॉक सॉल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त है। तो दोस्तों ये है आपका सोडियम। क्या दोस्तों, सोडियम। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है। तो दोस्तों ये फार्मिक अम्ल। क्या दोस्तों, फार्मिक अम्ल, यानी बी, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट में भोजन के अपचयन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अम्लनाशक, कीटाणुनाशक, दर्दनाशक या जीवाणुनाशक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोग कमेंट कीजिए, पेट में भोजन की अपचयन के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है अम्लनाशक का। किसका दोस्तों, अम्लनाशक का। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन में कौन सा अच्छा उपस्थित होता है। तो दोस्तों साबुन में कौन सा क्षार लिखा है। दोस्तों आप लोग यहाँ क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है। तो दोस्तों कौन सा क्षार उपस्थित होता है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सिलिकॉन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दीजिए, क्या उपस्थित होता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।